हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाता है। तो ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिख रही है, ये हैं जीन पियाजे। कौन थे ये? आइए जानते हैं इनकी कहानी। ये स्विट्ज़रलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे और इनका जन्म 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, इसलिए ये स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहलाते हैं। अब सीडीपी के चैप्टर में हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में यानी बाल विकास में इनकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के विकास का अध्ययन शामिल किया है और हर अवस्था की अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इनकी थ्योरीज का जो डिटेल वर्जन है वो आपको बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम टाइम पे बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के लिए क्या होता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का कलेक्शन चाहिए होता है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन अगर आप रखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकासात्मक मनोविज्ञान का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जीन पियाजे। इनका जन्म हुआ था 1896 को स्विट्ज़रलैंड में और ये एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे। फिर इसके बाद इनकी लिखी हुई एक बुक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड, 1923 में लिखी गई थी इनके द्वारा। इस बुक के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड किसने लिखी है? जीन पियाजे ने। और इन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं वो उन्होंने अपने खुद के बच्चों पे किए थे और इसी कारण इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई कि क्योंकि इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किए। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक विकास का अध्ययन करता है। देखिए, जो इनके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, ये अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के विकास का अध्ययन करता है, लेकिन मेनली इन्होंने जो हमारे बचपन की एज है उसके बारे में ज़्यादातर डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक, या इसको हम लोग कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इसकी उम्र सीमा जन्म से लेकर 2 वर्ष होती है। उसके बाद में दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक, जिसकी उम्र सीमा होती है 2 से 7 वर्ष की। इसके बाद में तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक, जिसकी उम्र सीमा होती है 7 से लेकर 12 वर्ष। और लास्ट हमारा आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा 12 वर्ष या उससे ऊपर होती है। इनका सीरियल भी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में इनका सीरियल भी पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का क्रम क्या है, तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे। अब आइए एक एक अवस्था को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहली अवस्था है संवेदी पेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है जन्म से 2 वर्ष। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जो बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष के बीच का, वो बाह्य वातावरण से अनभिज्ञ होता है। उसको नहीं मालूम कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसको उससे कोई भी मतलब नहीं। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत, अपरिचितों से भय, छोटे छोटे शब्द बोलना, ये सब लक्षण किसके हैं? संवेदी पेशी अवस्था के हैं या इंद्रिय जनित अवस्था जिसे आप कहते हैं। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि यही एज होती है जब बच्चे खिलौने खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और पूछने पर नाम बताना, गिनती गिनना, रंग पहचानना, वस्तुएं क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होने लगता है उन्हें धीरे धीरे। तो ये सब अगर लक्षण आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर बढ़ेंगे। फिर प्रतीकात्मक सोच का विकास होने लगता है बच्चों की। तो इनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपको एग्जाम में दिखता है तो आप किसकी ओर जाएंगे? आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर बढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी अवस्था जो है स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र सीमा क्या है? इसकी उम्र सीमा है 7 से 12 वर्ष, कहीं कहीं 11 भी लिखा आपको मिलेगा। 7 से 12 वर्ष बेसिकली इसकी एज होती है किसकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। जैसा कि वर्ड है मूर्त, तो मूर्त चिंतन की अवस्था इसको हम लोग कहते हैं। मूर्त चिंतन का क्या अर्थ हुआ? मूर्त का मतलब होता है जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से अवेलेबल है। तो आप चिंतन तो करेंगे, लेकिन जो आपके सामने है उन्हीं वस्तुओं का चिंतन करेंगे। अप्रत्यक्ष या अमूर्त वस्तुओं का चिंतन आप नहीं करेंगे। तो आप क्या, ये जिसकी अवस्था है यानी 7 से 12 वर्ष के बालक इसमें मूर्त चिंतन करते हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं? बच्चे इसमें दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष ये सब बताने के योग्य हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, लेकिन इसकी लिमिट क्या होती है कि केवल प्रत्यक्ष वस्तु का ही तार्किक चिंतन बालक कर पाता है। जो भी उसके सामने वस्तुएं हैं, जो भी उसके सामने अवेलेबल है, उसी का वो तार्किक चिंतन कर पाएगा। अप्रत्यक्ष वस्तुओं का तार्किक चिंतन बालक नहीं कर सकता इस एज में। और भाषा और संप्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि भाषा और संप्रेषण की योग्यता का विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो याद रखेंगे स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे चौथी अवस्था की तरफ, जिसे कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये ज़्यादातर 12 वर्ष के बाद मानी जाती है। 12 वर्ष के बाद की अवस्था औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाएगी। और इसे हम तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तार्किक चिंतन इसमें भी होता था, लेकिन यहाँ पर केवल प्रत्यक्ष वस्तु का, केवल मूर्त वस्तु का ही यहाँ पर बालक चिंतन करता था। अब यहाँ पर क्या है, जब आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है तो बालक तार्किक चिंतन करने लगता है अमूर्त चिंतन में, यानी कि अमूर्त चिंतन योग्य हो जाता है बालक, और बालक के अंदर तार्किक क्षमता का विकास होता रहता है, और इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है? तार्किक चिंतन इसमें भी होता है और तार्किक चिंतन मूर्त में भी होता है। मूर्त में क्या होता है कि तार्किक चिंतन जो होता है केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है, जबकि अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है अमूर्त चिंतन के योग्य हो जाता है, और इसको तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर बालक की मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है और परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। दूसरी अवस्था जो हमारी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर आपने देखा प्रतीकात्मक सोच का विकास होता है, जबकि आप चौथी अवस्था में देख रहे हैं यहाँ पर परिकल्पनात्मक चिंतन का विकास होता है। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग वहाँ पर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी अवस्था में बालक में कौन कौन से चेंजमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, किन चीज़ों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आत्मीकरण, समंजन, स्कीमा, संतुलिनीकरण या फिर समायोजन, ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो जीन पियाजे से संबंधित होते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है, अगर इनके बारे में आता है कि इन शब्दों का प्रत्यय किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। तो ये पियाजे से संबंधित कुछ शब्द हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अब ये वर्ड नया है स्कीमा, तो स्कीमा किसे कहते हैं ये समझते हैं। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, जो कुछ भी नॉलेज बच्चा गेन करता है अपने इन्वायरमेंट से, तो उस नॉलेज का जो कलेक्शन होगा, उस नॉलेज का जो संगठन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो जीन पियाजे से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। सो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, और एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, होपफुली यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ अवेलेबल होती रहें।